बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा BS फिज़िक्स पेपर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर कोड 1003 सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर जो है 2021 का है। पहला क्वेश्चन है, An experiment consists of flipping a coin and then flip it second time if a head occurs. If tail occurs on the first flip, then a die is tossed once. To list the element of sample space, construct the tree diagram. आपने एक सिक्का है जिसे टॉस करना है। जब आप सिक्के को टॉस करेंगे तो अगर उसके ऊपर हेड आ जाता है तो आपने फिर उस सिक्के को एक दफ़ा फिर टॉस कर देना है। और इन केस आपके पास टेल आता है तो फिर आपने सिक्के को टॉस नहीं करना, फिर आपने लूडो के दाने को टॉस करना है। इस सूरत में जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे उनको आपने डिस्प्ले करना है ट्री डायग्राम की मदद से। ये हमारा क्वेश्चन है। सिक्का बिल्कुल फेयर है, सिक्का जो है वो अनबायस्ड है। तो जब आप फर्स्ट टाइम सिक्का टॉस करते हैं, अगर उसके ऊपर हेड आता है तो फिर आपने उस सिक्के को एक दफ़ा फिर टॉस किया, तो फिर दो पॉसिबिलिटीज है, हेड या टेल। इन केस कि पहली टॉस पे आपको टेल मिला तो फिर आपने लूडो का दाना रोल कर दिया। तो अब इस ट्री डायग्राम से जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये बनेंगे, हेड 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 टेल, इसके अलावा टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इससे सैम्पल स्पेस की हो सकती हैं। तो इस सैम्पल स्पेस की पॉसिबिलिटीज़ को हम एक सेट की सूरत में लिख लेते हैं जिसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, यानी पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन 2 है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेगुलरली शेड्यूल्ड फ्लाइट डिपार्च ऑन टाइम इज़, the probability that it arrives on time is this one, and the probability to depart and arrive on time is this one, यानी वक्त पर जाती है, वक्त पर आती है। ये 0.78। find the probability that the plane arrives on time given that it departs on time। हमने प्लेन की अराइवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस शर्त पे कि वो इन टाइम जो है वो डिपार्च हुई है। अब ये देखें कि आपके पास 3 पॉसिबल इवेंट बने हैं। एक इवेंट है डी जो इंडिकेट करता है कि फ़्लाइट जो है वो ऑन टाइम डिपार्च हुई है। इवेंट ए है, फ़्लाइट जो है वो ऑन टाइम अराइव हुई है। ए इंटरसेक्शन बी है कि फ़्लाइट ऑन टाइम अराइव भी हुई है और ऑन टाइम डिपार्च भी हुई है। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये आपको दे दी गई हैं। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि जो फ़्लाइट है वो ऑन टाइम डिपार्च हुई है, अराइव हुई है, इस शर्त पे कि वो ऑन टाइम डिपार्च हुई थी। तो ए इंटरसेक्शन डी जो है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो नीचे कंडीशन है इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सूरत में आपने फार्मूला जो है वो यूज़ किया। अब ए इंटरसेक्शन डी की कीमत आपने रख दी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की कीमत रखी। इसको सॉल्व करें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नंबर 3 क्वेश्चन है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। सक्सेशन का मतलब है लगातार, विदाउट रिप्लेसमेंट मीन जो पत्ता आपने एक दफ़ा निकाला उसे दोबारा बीच में नहीं डालना। From an ordinary deck of playing card, find the probability that the event A1 intersection A2 and intersection A3 occur. Where event A1 is the event, first card is red ace, A2 is the event, second card is tenor jack, A3 is the event, card is greater than number 3 but less than number 7। आपने 3 ताश के पत्ते निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट एक एक करके। पहला पत्ता जो है वो रेड एस है, दूसरा पत्ता 10 नंबर या जैक का है और तीसरा पत्ता जो है वो 3 से बड़ा और 7 से छोटा है। रेड एस हमारे पास 2 हैं, 10 नंबर या जैक का पत्ता है तो ये टोटल 8 हैं, 3 से बड़ा और 7 से छोटा ये 12 नंबर।
अदर्स जो हैं ये हमारे पास 30 हैं, टोटल 52 हैं। इवेंट ए हमने बना लिया कि फ़र्स्ट कार्ड इज़ रेड एस। A2 इवेंट हमने डिज़ाइन किया कि सेकंड कार्ड इज़ 10 और जैक। A3 इवेंट हमने डिज़ाइन किया कि नंबर जो है वो 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये वाली इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर ये डिवीजन में वो इवेंट आ रहा है जो पहले अक्कर हो चुका है। ये इवेंट A1 पहले अक्कर हो गया, तो A2 को जब निकाला तो कंडीशन लगी कि A1 पहले अक्कर हुआ। A3 जब आपने निकाला तो ये इस शर्त पे निकाला है कि इवेंट A1 और A2 पहले अक्कर हो चुके हैं। हमारा इवेंट A1 जो है वो रेड एस को शो कर रहा है, तो रेड एस जो है वो आपके पास हैं 2/52। अब एक पत्ता कम हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो निकलेंगे वो आपने ड्रॉ करना है ताश का पत्ता 51 में से। तो 10 नंबर आए या जैक आ जाए। 10 नंबर और जैक के पत्ते 8 हैं, 8/51। नेक्स्ट पत्ता आए 3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो इनकी तादाद 12 है। 2 पत्ते पहले निकल गए, तो अब 50 बाकी बचे, 12/50। इसको आपने सॉल्व कर लेना। अब यही क्वेश्चन जो है अगर विद रिप्लेसमेंट की सूरत में हो तो यहाँ पर फिर ये इंडिपेंडेंट ट्रायल कहलाएंगे। तो ये जो कंडीशन लगी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। इंडिपेंडेंट की सूरत में हम इनको इस फॉर्म में लिखेंगे 2/52, 8/52, 12/52। ये जो सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो रही थी अब यहाँ रिड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि जो पत्ता आपने निकाला है उस पत्ते को आपने फिर बीच में मिक्स कर दिया है, तो इससे सैम्पल स्पेस जो है वो उतनी ही है। नंबर 4 है प्रूव दैट मीन मीडियन मॉड आर इक्वल इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन मीडियन मॉड है वो हमारा इक्वल है। हमारे पास जो PDF है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो ये है। बाय डेफिनेशन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू fx है उसका हमारे पास ये फार्मूला है। ये fx की जगह पर आपने ये PDF रखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये z वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह पर हमने ये z रख दिया। सिग्मा को z से मल्टीप्लाई करवाएं और म्यू को उठा के इस तरफ ले आए, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव लें dx, ये सिग्मा dz है। ये कीमतें अब आपने पुटअप करनी है। इसकी जगह पर z आ गया तो ये हो जाएगा z²। dx की जगह पर आ जाएगा सिग्मा dz और x की जगह पर आएगा म्यू प्लस सिग्मा z। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपने यहाँ पर रख देनी है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है तो ज़ाहिर लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट में पहले x वेरी कर रहा था, x से -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी था। अब z जो है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। इसको अब आपने सॉल्व करना है। ये जो म्यू और सिग्मा z है इनको सेपरेट कर लें। इसको म्यू के साथ अटैच किया, फिर इसको आपने ये सिग्मा z के साथ अटैच कर दिया। ये जो z है ये z की पावर 1 है। 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड फंक्शन कहलाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ऑड फंक्शन होता है इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है ये 0 बन जाता है, क्योंकि x में से जब आप मीन निकालते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। इसी प्रॉपर्टी की मदद से हम इस ऑड फंक्शन को 0 तस्वर करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व करना है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस सिचुएशन में ये जो z²/2 है हमने इसको स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल की सूरत में शिफ्ट करना है। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल की सूरत में हमने लिखना है। ये म्यू जो है ये सेपरेट कर लें, ये म्यू बाहर आ गया ओवर 2 e की पावर z²/2 है। ये इतनी जो वैल्यू है इसको हम 2 लिख सकते हैं। और अगर हम इस पूरी इक्वेशन को लिखना चाहें तो फिर इसे हम 1 लिख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये अगर इसे हमने 2 लिखा हुआ तो ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा। ये मैंने दोनों हवाले दिए हुए हैं। अगर आपने इसको एज इट इज़ यूज़ करना है तो फिर इसकी
जगह 1 लिखेंगे, और अगर आपने इतने की वैल्यू लेनी है तो ये जो 2 पाई है ये इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ हुआ है। तो ये 2 पाई से कटेगा तो म्यू आपके पास जो है ये आंसर हमारा बन जाएगा। अब आपने निकालना है मीडियन। तो मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके नीचे 50% डाटा होता है, यानी 1/2 डाटा जो है जिसके नीचे फॉल करेगा। -इन्फिनिटी से मीडियन तक हमने जाना है। इस डायग्राम में देखें, जो मीडियन है वो आपका सेंट्रल पॉइंट है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये कर्व है, और हमने उस पॉइंट तक जाना है जहाँ पर ये 1/2 के इक्वल आंसर दे रहा हो। तो ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है 0। तो इसको हम एक्स मीडियन भी लिख सकते हैं। इसको नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है, इस वजह से ये एक्स की जगह 0 लिखा हुआ है। एक्चुअली आप यहाँ पर मीडियन लिख सकते हैं, मॉड लिख सकते हैं, मीन लिख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड जो है वो इक्वल होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी मीन मीडियन मॉड हमारा इक्वल होता है। तो हमने ये लेट किया, ये चीज़ जो है ये आपका z है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर x इन्फिनिटी है तो z भी इन्फिनिटी होगा। अगर x की वैल्यू मीडियन के इक्वल है, क्योंकि आपने -इन्फिनिटी से मीडियन तक जाना है, इस पॉइंट तक जाना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/2 यानी 50%। तो अब आपने अगर x की जगह पर पहले -इन्फिनिटी रखा तो z -इन्फिनिटी हुआ। अब आपने x की जगह पर मीडियन रखा है, तो x की जगह मीडियन रखने से हमारे पास z की वैल्यू ये आ जाएगी। तो -इन्फिनिटी की जगह -इन्फिनिटी आ गया, x मीडियन एक चाइल्ड की जगह पर फिर ये वाली टर्म आएगी जब हम इसको z में शिफ्ट करेंगे। तो इसकी जगह पर आपने z रख देना, ये सिग्मा जो है इससे कट जाएगा, क्योंकि dx की कीमत जो है सिग्मा dz है, ये सिग्मा जो है ये इससे कट जाएगा। तो बाकी जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ रही है, ये सिग्मा सिग्मा से कटा, ये आपके पास बाकी फॉर्म है। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर -इन्फिनिटी से z तक 0 तक, और फिर 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल होती है। -इन्फिनिटी टू 0, जितना एरिया ये वाला है उतना ही एरिया ये वाला है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इस टर्म के साथ, ये जो पहली वाली है, क्योंकि 50% ये है 50% ये है, तो ये -इन्फिनिटी है, ये x मीडियन माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है इट्स इक्वल टू 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं और म्यू को उठा के इस तरफ ले आएँ, तो यहाँ से आपको मीडियन की कीमत मिल जाएगी। अब हमने निकालना है मॉड। मॉड के लिए जो हमारे पास टेक्निक है वो ये है कि हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है PDF का, इसको इक्वल टू 0 करके पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड निकालेंगे। उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और चेक करेंगे कि जो वैल्यू हमने निकाली है उसके ऊपर ये सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो फिर यही हमारा मॉड होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस पे डेरिवेटिव का फार्मूला आपने यूज़ किया, इसका डेरिवेटिव फिर फर्दर आपने लेना है। इस वैल्यू को इक्वल टू 0 कर लें फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। जब आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो इससे ये सारी टर्म जो है ये 0 होगी, यहाँ से आपके पास आंसर आएगा। ये सारा कुछ इस तरफ आके ख़त्म हो जाएगा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो पॉसिबल वैल्यू आ रही है वो आ रही है म्यू, ये वो पॉसिबल आंसर है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड हो सकता है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है इसका अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। जब हम इस पर सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि 2x यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको फिक्स रखेंगे, फिर हम इसको फिक्स रखेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे। इस तरह डबल डेरिवेटिव जो हमारा है सेकंड डेरिवेटिव वो इस फॉर्म में शिफ्ट होगा। तो आपने जो x की कीमत निकाली है म्यू, x इज इक्वल टू म्यू, ये जब x इज इक्वल टू म्यू आप इसमें रखेंगे तो आपका जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है
वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने की वजह से हम इसी को फिर मॉड कहेंगे। तो आप नोट करें कि मीन मीडियन मॉड का आंसर जो है वो हमारा सेम आ रहा है, यानी म्यू के इक्वल है। नेक्स्ट है नंबर 5, इन हाउ मैनी वेज कैन 7 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स असाइंड टू 1 ट्रिपल एंड 2 डबल होटल रूम्स ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस। 7 लोग हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, 7 के 7 इनको आपने होटल के रूम्स में ठहराया। एक ट्रिपल रूम है, ट्रिपल मीन के जिसमें 3 लोग रह सकते हैं, 2 आपने डबल रूम लिए हैं यानी जिसमें 2-2 बंदे रह सकते हैं। तो हमारे पास जो पॉसिबल वेज हैं जिनमें हम इन 7 पर्सनस को एक ट्रिपल और 2 डबल रूम्स में शिफ्ट कर सकते हैं, वो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। एन हमारे पास 7 है, इनके 3 ग्रुप हमने डिज़ाइन कर लिए। N1 ग्रुप जिसमें 3 लोग हैं, N2 ग्रुप में 2, N3 ग्रुप में 3 है, 2 हैं। तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच 7 स्टूडेंट कैन बी असाइंड इन 3 ग्रुप्स, ये हमारा जनरल फार्मूला है। तो इसमें कीमतें रख लें, कीमतें रखने से इसे आप सॉल्व करें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको मज़ीद हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। नंबर ऑफ़ वेज इन विच 3 स्टूडेंट इन द ट्रिपल, यानी ट्रिपल रूम जहाँ पर 3 लोग जो हैं वो रह सकते हैं। तो NCN1 7 में से 3, 35 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 7 में से 3 लोग जो हैं वो एक रूम में रह सकते हैं। नंबर ऑफ़ वेज इन विच 2 आउट ऑफ रिमेनिंग 4 स्टूडेंट्स चूजन। ज़ाहिर है जब 3 लोग एक रूम में शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जो बाकी बचे हैं उनमें से 2 लोगों ने एक रूम में जाना है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं 6। अब पॉसिबल नंबर ऑफ़ वेज इन विच 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स चूजन। अब जो 3 लोग एक ट्रिपल रूम में चले गए, 2 डबल में चले गए, तो बाकी 2 जो हैं उन्होंने फिर एक रूम में शिफ्ट होना है, तो ये 1 है। अब ये जो आपने आंसर निकाला है 35, 6 और 1, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन का आंसर जो है ये आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट कैन बी सेटल्ड। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएंगी। 210 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इफ़ ए एंड बी आर इवेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस S देन प्रूव दैट। अब ये थ्योरम है जो आपने प्रूव करना है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का थ्योरम है। इस वेन डायग्राम की मदद से आप इसे समझें। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। 2 नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ऐसे इवेंट्स जो कॉमन पॉइंट रखते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही है। ये शेडेड एरिया जो है ये हमारा कॉमन पार्ट है। ये डॉटेड एरिया, इसको हम लिख सकते हैं पूरे इवेंट A में से ये जो शेडेड एरिया इसे माइनस कर दें, A माइनस A इंटरसेक्शन B। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस डॉटेड पोर्शन में A आता है बट B एब्सेंट है। इसी तरह ये जो वाइट पोर्शन है पूरे इवेंट B में से हमने ये शेडेड एरिया जो है ये निकाल दिया, B माइनस A इंटरसेक्शन B। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस वाइट पोर्शन में B आता है बट A जो है ये एब्सेंट है। अब ये दोनों इवेंट्स A और B जो है ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हमने इन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की सूरत में लिखना है। एक डॉटेड एरिया, एक ये शेडेड एरिया और एक ये वाइट पोर्शन। ये तीनों फिर सेपरेट हैं, इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो अब A B को हम 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की सूरत में लिखते हैं। If A and B are 2 not mutually exclusive events shown in the Venn diagram above, we can write A B in form of 3 mutually exclusive event as this one. अब इस पे आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई करवा लें। ये जो यूनियन है इसकी वजह से प्लस होगा। इस प्रोबेबिलिटी को अंदर ले जाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये एक जो है इससे कट जाएगा, बाकी आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन स्टडी conducted by the Department of Mechanical Engineering at Virginia Tech,
The steel rod supplied by two different companies were compared. 10 sample springs were made out of steel rod supplied by each company, and the measure of flexibility was recorded for each. The data are as follows. कंपनी ए की इंफॉर्मेशन, कंपनी बी की इंफॉर्मेशन। कहता है सैम्पल मीन और सैम्पल मीडियन निकालने फॉर टू कंपनीज, और फिर इनको आपने प्लॉट करना है एक ही नंबर लाइन के ऊपर इन दोनों डाटों को। तो आप नोटिस करें कि जब हमने मीडियन निकालना है तो हम इस डाटे को अरेंज करके लिखेंगे। यहाँ पर मैंने कंपनी ए की जो इन्फॉर्मेशन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, अरेंज करके लिखा है रेड फॉर्म में। इसी तरह जो कंपनी बी है उसकी इन्फॉर्मेशन को भी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, अरेंज करके। जो मीन है हमारा, मीन का फार्मूला, इसमें इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप करें, ये 79.5/10 ये हमारा आंसर आ रहा है। सिमिलर पैटर्न, इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप करें, इसमें इस फार्मूले के अंदर ये कीमतें रखें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आपने निकालना है मीडियन फॉर बोथ कंपनी। तो मीडियन का फार्मूला n+1/2 वैल्यू है। 10 + 1/2 5.5। 5.5 का मतलब है कि पाँचवीं वैल्यू 1 2 3 4 5, पाँचवीं वैल्यू और 0.5 आपने आगे जाना है। 8.5 में से 8 निकालें और इसे 0.5 से ज़रब दे दें, तो ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न, आपने मीडियन निकाला ग्रुप बी में से या कंपनी बी में से, तो सेम फार्मूला है 5.5। अब 5.5 जो है 1 2 3 4 5, 0.5 आपने आगे जाना है। 10.2 में से 10.1 आप माइनस करें और 0.5 से मल्टीप्लाई करवा लें, ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। अब हमने इसे सारे डाटे को एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। हमारे पास दोनों कंपनीज का मीन और मीडियन आ गया। नंबर लाइन के ऊपर मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन को प्लॉट किया हुआ है। ये जो डॉट्स हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, वो जो अरेंज करके हमने लिखी है नंबर लाइन के ऊपर। अब ये वाला पॉइंट जो है ये मीन ए है, 7.95 है, 8 से थोड़ा सा छोटा है। इसी तरह जो मीडियन है 8.25 है, 8 से इस साइड पर आया हुआ है, ये मीडियन ए है। इसी तरह मीन ए जो है, मीन बी जो है 10.26 है, 10.26 ये मीन बी है, और मीडियन बी जो है ये आपके पास मीडियन बी की वैल्यू ये, और ये वाला मीडियन मीन बी है। ये जो नंबर लाइन के अंदर हमने इस सारी इन्फॉर्मेशन को प्लॉट किया है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कंपनी ए जो है इसका जो मीन है वो छोटा है। जो कंपनी ए है उसमें मीडियन का आंसर जो है वो बड़ा आ रहा है, और कंपनी बी के अंदर मीन का आंसर जो है वो बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर वाली कंपनी में या कंपनी ए में हाई डिफरेंस है, और जो कंपनी बी है उसमें लो डिफरेंस। आप इनको माइनस करके देखें, इनमें जो डिफरेंस है दोनों का वो आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट रिकवर फ्रॉम रेयर ब्लड डिजीज इज 0.4। इफ 15 people are known to have the contracted disease, what is the probability at least 10 survive, 3 to 8 survive, exactly 5 survive? अब यहाँ आपने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करना है। तो जो रिकवरी की प्रोबेबिलिटी है, पेशेंट जो है डिजीज़ से रिकवर हो जाए, ये आपको दिया है 0.4, ये पी है। अगर रिकवर नहीं होता तो ये 0.6 है, ये क्यू है, एन आपके पास है 15। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बाइनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख दी, ये फंक्शन हमारा आ गया। एक्स की वैल्यू 0 से लेके 15 तक है। पहली प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है कि एटलीस्ट 10% जो है वो रिकवर होते हैं। एटलीस्ट 10% रिकवर मीन 10 हो जाएँ, 11, 12, 13, 14, 15।
अब आपने क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में x की जगह पर 10 रखना है और उसे सॉल्व करना है, ये हमारा आंसर होगा। x की जगह पर 11 रखें और उसे सॉल्व करें, ये आंसर है। x की जगह पर 12 रखें, उसे सॉल्व करें, ये आंसर है। x की जगह पर आपने 13 रखना है, उसे सॉल्व करना है, ये आंसर है। x की जगह पर 14 रखें, उसे सॉल्व करें, ये आंसर है। x की जगह 15 रखें, उसे सॉल्व करें, ये आंसर है। मैंने इनको सॉल्व करके आंसर लिखे हैं। इन सारे आंसर्स को सम अप कर लें, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 से लेके 8 तक, ये 3 और 8 भी इंक्लूसिव हैं। तो x की जगह आपने 3, 4, 5, 6, 7, 8 रखना है। सेम आपने इसी प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में x की जगह पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 रख के इनको सॉल्व कर लेना है। ये हमारे रिजल्ट्स जो हैं ये खुल जाएंगे। इन सारे रिजल्ट्स को आप सम अप करें। जब आप इन सारों को सम अप करेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा होगा। सी है कि 5 लोग जो हैं वो रिकवर होते हैं। तो अब आपने जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है बाइनोमियल का, इसमें x की जगह पर 5 आपने रख देना है। x की जगह पर 5 रखने से ये हमारा आंसर आएगा। नंबर 3 क्वेश्चन है, द वेटिंग टाइम इन आर बिटवीन सक्सेसिव speeders spotted by a radar unit is continuous random variable with cumulative distribution function given below। यहाँ पर आपको CDF दे दिया है। Find the probability of waiting less than 12 minutes between successive speeders using cumulative distribution function of x using probability density function of x। अब आपने एक प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और उसको मालूम करने के लिए आपने CDF भी यूज़ करना है और PDF भी यूज़ करना है। अगर हम CDF यूज़ करते हैं तो CDF ये आपको ऑलरेडी दिया गया है। इसमें x की जगह पर आपने जो वैल्यू रखनी है वो आपने पुटअप करके रिक्वायर्ड आंसर जो है ये निकालना है। x की जगह पर जो पॉसिबल आंसर है वो आप शिफ्ट करेंगे। वो कैसे बनेगा ये ज़रा नोटिस करें। ये हमारे पास है CDF, ये क्वेश्चन दिया हुआ। इसको अगर हम PDF में शिफ्ट करेंगे तो PDF में शिफ्ट करने के लिए हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लें, ये 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, e की पावर -8x वैसे ही आ गया, और फिर ये -8x का डेरिवेटिव ये आएगा -8। ये वाला माइनस और ये यहाँ से जो -8 आएगा ये मल्टीप्लाई होके इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये ऊपर CDF है, ये नीचे PDF। अब इन दोनों को यूज़ करके आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो नोट करें कि जो आपको डाटा दिया गया है वो इन फॉर्म ऑफ R है, यानी 1 घंटे के लिहाज से ये PDF दिया गया है। वेटिंग टाइम इन R जो है ये आपको गिवन है, लेकिन बात कर रहा है 12 मिनट की। तो अब 12 मिनट जो है वो इसका कितना है, यानी जो 1 घंटा है उसका कितना बनता है। तो 12/60 आप कर लें। ये आपने x की जगह पर कीमत रखनी है 0.2। ये जब हम CDF यूज़ करेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर ये कीमत जो है ये हम पुटअप कर देंगे। नोट करें ज़रा, x की जगह पर ये 0.2 रखने से हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब यही आंसर जो है हमें PDF से भी मिलना चाहिए। तो अब PDF जो है ये हमने पहले बना लिया। PDF जो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेटिव होता है। तो CDF का डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास आ गया PDF। अब इस PDF को आपने यूज़ करना, प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है x लेस देन 0.2। तो x लेस देन 0.2 का मतलब 0 से 0.2 तक आपने जाना है। इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। x की जगह पर आप रखें 0.2 और फिर x की जगह पर रखना है 0। तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये वही रिज़ल्ट है जो आपने CDF से डायरेक्ट निकाला है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।